बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा दिल्ली की भी करते हैं। दिल्ली के अंदर गैर बीजेपी जमातों का इजलास हुआ है और यह इजलास इस वक्त जारी है और इस इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से कबल इस तरीके का महाज बनना ये एक अलार्मिंग पॉइंट बन सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 जो बड़ी बात है कि गैर कांग्रेसी इतिहाद, तो कांग्रेस के लिए क्या यह बड़ा सवाल है कि मुल्क के अंदर वो किस तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस को बना पाएंगे। इस पर मजीद बात करेंगे और क्या कुछ इस वक्त की खबर है, क्योंकि नॉन बीजेपी प्लेटफॉर्म दोबारा से बना है। शरद पवार इस वक्त मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं और तकरीबन 11 से ज्यादा रीजनल पार्टीज के हेड्स को बुलाया गया था जो इस वक्त इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, क्या कुछ पॉलिसी होगी और बड़ा प्रोग्राम क्या है, इस पर बात करेंगे। रहमत मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो गैर बीजेपी जमातों का इजलास इस वक्त दिल्ली के अंदर चल रहा है, कहां पर पहुंचा और अंदर की खबर क्या कुछ है? जी देखिए, बिल्कुल इस खबर पे अपडेट देने से पहले एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। वो शेर है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून निकला। जितना हंगामा था, जितनी बातें आ रही थी, जितनी तरह की वाहवाहियाँ लूटी जा रही थी, या जितना खौफ हुक्मरान जमात में पैदा करने की कोशिश की जा रही थी या कांग्रेस खेमे में, वैसा कुछ नहीं है। आज की मीटिंग अब से करीब 15-20 मिनट पहले खत्म हो गई है। 1 घंटे तक ये मीटिंग चली है। उमर अब्दुल्ला निकल चुके हैं, शाहिद सिद्दीकी निकल चुके हैं, जावेद अख्तर अभी भी शरद पवार के घर बैठे हुए हैं। 22 लोग आज की इस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें से 8 पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमा थे। उमर अब्दुल्ला की जगह फारूक अब्दुल्ला को दावत दी गई थी। जो लिस्ट हमारे पास आई है उसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम है, लेकिन उनकी जगह उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे, जो निकलते हुए भी नजर आए और जाते हुए भी नजर आए थे। तो जो मीटिंग के अंदर बातचीत हुई है उसमें इंटेलेक्चुअल पहुंचे थे। एसवाई कुरैशी जो साबिक चीफ रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के, इकोनॉमिस्ट पहुंचे हैं और साथ से जावेद अख्तर जो लिरिक्स हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। इंटेलेक्चुअल की एक बड़ी तादाद थी, 22 लोगों में 8 सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज से थे। इस पूरे जो आज की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का सिर्फ एक मकसद था, इंटेलेक्चुअल को जमा करना, सियासी गलियारों के कुछ लीडरान को जमा करना और यह सोचना कि आगे किस तरह से मुल्क के सामने जो बड़े चैलेंजेस हैं, जो मुल्क के सामने बड़े इश्यूज हैं आज, उस पर सरकार को कैसे डिस्कस करना है, सरकार को कैसे घेरना है, सरकार की कैसे रहनुमाई करनी है। साथ साथ एक दूसरा पॉइंट यह था कि हमें किस तरह से ग्राउंड जीरो पर 2024 को लेकर के माहौल बनाने हैं। गैर कांग्रेसी या गैर बीजेपी थर्ड फ्रंट की कोई बात आज की इस मीटिंग में नहीं हुई है। अंदर की खबर यह कंफर्म है कि सिर्फ बड़े बड़े मसाइल जो हैं, जो मसाइल जिनकी वजह से आज मुल्क की सूरत हाल बदली नजर आ रही है, उस पर सरकार को घेरने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। दूसरी बात यह भी तय की गई कि हमें 2024 से पहले किन किन जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, किस किस को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है ताकि हुक्मरान जमात को यानी बीजेपी को 2024 में रोका जा सकते। यह एक छोटा सा हिस्सा था इस पूरी मीटिंग का, 1 घंटे की मीटिंग के दौरान, लेकिन ज्यादा फोकस यह था कि आज देश के सामने, मुल्क के सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं। अपोजिशन को लेकर बार बार जो सवाल पूछे जा रहे थे कि अपोजिशन बेदम है, अपोजिशन आवाज नहीं उठा रही है, कहीं ना कहीं इस मसले पर भी आज की मीटिंग में गौर किया गया कि अपोजिशन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रही है। हमें चाहिए कि हम जिस अंदाज में अवाम की आवाज बन करके सरकार को घेर सकते हैं, मजीद मजबूती के साथ हमें घेरनी चाहिए। कुल मिलाकर यह माना जाए कि मॉनसून इजलास के अंदर इस मीटिंग का असर देखने को मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकल गलियारों में जो खबरें थी वो उस तरीके की जो गश्त कर रही थी वो खबर नहीं है। ये रूटीन में एक मीटिंग बुलाई गई थी शरद पवार के जरिए से, जहां पर गैर बीजेपी जमातों के रहनुमा भी आए और कलमकार और फनकार भी आए थे, जिन्होंने अपनी बात आज रखी है। तो क्या मैं ये मानूं जो राष्ट्रीय मंच का नाम दिया जा रहा था उसको मजीद बड़ा करने की कोशिश की गई आज इस ऑफिशियल मीटिंग के बाद? जी देखिए, राष्ट्रीय मंच 2018 में यशवंत सिन्हा ने बनाई थी। यशवंत सिन्हा जो साबिक मरकजी वजीर रहे, उसके बाद टीएमसी में गए और टीएमसी की तरफ से चूंकि एक खबर ये निकलकर बीच में सामने आई कि जब थर्ड फ्रंट बनेगा या जो अपोजिशन की जमातें हैं जो कांग्रेस की क़यादत को तस्लीम करने से इनकार कर रही है, वो या तो ममता को कबूल करे या फिर शरद पवार को। तो टीएमसी में चूंकि यशवंत सिन्हा एक कद्दावर नेता है और उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी शरद पवार से कि आप एक मीटिंग बुलाइए दिल्ली जनपद 6 पर, जहां पर उनकी रहायशगाह है, अपनी रहायशगाह पर। तो इसकी ये रिक्वेस्ट कबूल करते हुए शरद पवार ने मीटिंग बुलाई थी और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल, खासतौर से आज की मीटिंग में वो भी देखा गया जिन्हें कांग्रेस ने बर्खास्त किया हुआ, मनोज झा को देखा गया और शाहिद सिद्दीकी जो कांग्रेस के पुराने लीडर रहे हैं। खबर अंदर से यह भी मिली कि कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी को भी दावत दी गई थी, लेकिन इन दोनों ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। तो यह कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की हुकूमत, कांग्रेस की क़यादत को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। 2024 में थर्ड फ्रंट अगर बनने के जो इम्कानात होंगे, हो सकता है इसको छुपाने की कोशिश की जा रही हो कि 2024 की तैयारी
अभी से की जा रही है, लेकिन यह है कि इन तमाम जमातों की तरफ से पब्लिक इश्यूज पर मानसून सेशन में जरूर आवाज उठाई जाएगी और कांग्रेस को जो डर था वो डर कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ फिलहाल आर्जी तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन कर